गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कृतिका में फर्स्ट टॉपिक इसका पढ़ा था कल। आज हम उसके आगे से शुरू करते हैं। एक लाइन मुझे और बोलनी पड़ेगी जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि आगे आने वाला पैराग्राफ उसके आगे दे रखा है। उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। जब लेखक के पिता उन गोलियों को लेकर के गंगा जी की ओर चल पड़ते थे, तब उस समय हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब लेखक गंगा जी की ओर आटे की गोलियां लेकर जाते थे, लेखक के पिताजी, तो उस समय लेखक उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, बैठे रहते थे। और जब वो आटे की गोलियों को मछली, कछुए, जो भी मतलब पानी के अंदर होते हैं जीव जंतु, उनको खिलाते थे, तो उस समय भी वो क्या करते थे, उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे। क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है ऐसे काम, जैसे पानी के पास में जाना और ऐसे जीव जंतुओं को आटे की गोलियां डालते हुए देखना, तो बच्चे मतलब हंसते हैं, उन्हें बहुत मज़ा आता है इस चीज़ को देखने में। तो वही लेखक करते थे कि वो हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर, यानी उनका खाना देकर, आटे की गोलियां देकर, चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। तो जब लेखक के पिताजी ये सारा काम करके मछलियों को गोली खिला देते थे, फिर उसके बाद में बच्चे को लेकर के घर जाते थे, तो जब घर जाते थे तो बीच में पहले ऐसा तो था नहीं कि जैसे अब आज के समय अपन सोचेंगे घर में मतलब लोहे का झूला डाल लिया या अपने लॉन है उसमें झूला पड़ा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले बड़े बड़े जो वृक्ष होते थे, नीम का वृक्ष है आपके बरगद का है, बड़े बड़े पेड़ होते थे, तो उन पेड़ों पर जो बड़ी बड़ी शाखाएं, मोटी मोटी शाखाएं हो जाती थी, उनसे अच्छी खासी मोटी मोटी रस्सियाँ मतलब डाल करके और झूले बना लेते थे पहले पुराने लोग, और उन पर फिर बच्चों को झूले झुलाते थे। तो बच्चों को भी ऐसे मज़े आते थे, रस्सी भी डाल लेते, डाल पर भी बिठा करके झूला झुला सकते थे। तो मतलब एक बच्चों के लिए पहले आओ हवा में खुश रहना, उसी में जीना, उसी में प्रसन्नचित्त रहना, तो वो रोगों से भी दूर रहते थे और इस तरह से उनका मनोरंजन भी होता रहता था। तो वही हुआ कि जिस समय लेखक के पिताजी उन्हें गंगा जी से लौटा करके घर की तरफ लेके जाते थे, तो वो उन्हें ये मौजी मौजी कहते हैं कि मौज भी खिलाते थे, यानी झूला भी झुलाते थे। फिर कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर, आगे बता रहे हैं ये लेखक, अब वह शिथिल होकर, शिथिल यानी अपने शरीर को ढीला छोड़ करके, हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। पछाड़ने का मतलब हरा देते थे। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बचपन में जब आप लोग छोटे थे तो उस समय आपके पापा वगैरह घर में जो होते हैं या दादाजी वगैरह जो होते हैं, वो आप लोगों के साथ में ऐसे, जैसे लड़कों को ज़्यादा अच्छी लगती हैं ये सारी चीज़ें, कि वो कुश्ती लड़ने वाला खेल खेलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि बच्चे को राज़ी करने के लिए, उसे खुश करने के लिए, उसके मन को प्रसन्न करने के लिए बड़े लोग जो होते हैं वो कुश्ती लड़ते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि खुद बच्चे के आगे हार जाते हैं, जिससे बच्चे को बहुत प्रसन्नता होती है। तो वही जो लेखक के बाबूजी थे वो यही करते थे, खुद के शरीर को बिल्कुल ऐसा कर लेते थे कि बिल्कुल ढीला छोड़ देते थे, और उनको खुद मतलब ऐसा हो जाता था कि वो लेखक जो होते थे वो अपने पिताजी को पछाड़ देते थे। तो इस तरह से यह उतान पड़ जाते थे। उतान का मतलब होता है कि मतलब ये तुरंत ही उल्टा पड़ जाते थे कि भाई लेखक ने मुझे गिरा दिया। इस तरह से लेखक बहुत ही प्रसन्न हो जाते थे।
एक ये भी मतलब होता है कि जैसे किसी को अपन उल्टा पटक दे देते हैं ना, कि जैसे पेट नीचे हो तब भी उसे ये भी बोलते हैं कि पछाड़ दिया या उतान पाड़ दिया, तो इस तरह से भी उसको बताया जाता है। आगे देखिए अब, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे, यानी लेखक ज़मीन में होते नीचे की तरफ होते थे, और सॉरी उनके पिताजी नीचे की तरफ होते थे और लेखक ऊपर की तरफ उनके ऊपर बैठ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। जब वह लेखक अपने पिताजी की मूछों को उखाड़ने लगते थे, बच्चों की आदत होती है इस तरह के काम करने की, तो उनको हंसी आ जाती थी और वो हंसने लगते, और हंसते हंसते ही बच्चे से अपनी मूछें छुड़ा करके और उसके हाथों को चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिना होता है सीधा और बायां होता है उल्टा, दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिला करके हंसने लग जाते थे कि हमने पिताजी को रुला दिया, हमने आज उनको हरा दिया, देखो वो हमसे हार गए और हमसे हार कर रोने लग गए। ऐसा बच्चा यानी लेखक अपने मन में इस तरह की बातें सोचने लग जाते थे। अब यहाँ एक चीज़, ये पैराग्राफ जो हमने पढ़ा, तो आपको मतलब पता चल रहा होगा इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में कि इस पैराग्राफ के अंदर किस प्रकार बाल यानी बच्चों के मनोभावों को अभिव्यक्त किया गया है। इस पैराग्राफ के अंदर बाल मनोभावों को यानी बच्चे के मनोभावों को अभिव्यक्त किया गया है और बताया गया है कि किस तरह से तात्कालिक समाज के अंदर पारिवारिक परिवेश का चित्रण किया जाता है। किस तरह से तात्कालिक समाज के अंदर पारिवारिक परिवेश का चित्रण किया जाता है, उन सारी चीज़ों को इसके अंदर अभिव्यक्त किया गया है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ने में लैंग्वेज बहुत इजी लग रही है इसके अंदर कि कुछ भी नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन जैसे मैंने लैंग्वेज बोली तो क्वेश्चन उस तरीके से आएंगे, तब आपको इसके अंदर ये वाला पैराग्राफ डालना पड़ेगा। अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि मैं इसी तरह के क्वेश्चंस फिर क्लास में आपको दूंगी ना, तो फिर आपको क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस करने होंगे और आपको अपने आप सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या समझाया है और कौन सा पैराग्राफ कौन से क्वेश्चन के अंदर डालना है। तो इस तरह से यहाँ पर बाल मनोभाव को अभिव्यक्त किया गया है और उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे देखिए, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। देखिए, चौका होता है रसोई, पहले के समय में जिसे आप किचन कहते हो, पहले के समय चौका बोलते थे, फिर धीरे धीरे रसोई हो गया, रसोई के बाद अब अपन बोलते हैं किचन में ये चीज़ रखी है। तो वही चीज़ है कि पहले के समय ये बोलते चौके में आ जाओ खाना बन गया है। तो वही चीज़ थी कि लेखक क्या करते थे, अपने पिताजी के साथ में चौके में खाना खाने के लिए बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गौरस और भात सान करके खिलाते थे। देखिए, आपको फूल का कटोरा, आपने 9th क्लास के अंदर भी ये फूल नामक एक शब्द पढ़ा होगा। आई थिंक ये महादेवी वाला चैप्टर था जिसके अंदर कटोरा था, फूल का कटोरा, जिसे गांधी जी ने ले लिया था। तो ये वही फूल का कटोरा दे रखा है जो रांगा कासा तावा से मतलब मिश्रित धातु होती हैं, उनसे ये फूल का कटोरा बनाया जाता है। तो
लेखक के जो पिताजी होते थे वो बहुत ही प्यार से बच्चे को अपने हाथ से रागा कासा निर्मित दोनों धातुओं से बना हुआ, मिश्रित धातुओं से बना हुआ जो कटोरा होता था उसमें गौरस यानी गाय का रस यानी दूध या दही में भात सानकर, भात यानी चावल, चावल सानकर यानी मिला करके उसे खिलाते थे। जब हम खाकर अफर तफर, अफर तफर का मतलब यानी बहुत पेट भर जाना, अधिक खा लेना उस चीज़ को, बहुत अफर तफर हो जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी यानी जिद करती थी। बच्चा पिताजी खिला देते हैं चाहे कितना भी, लेकिन माताओं की ये आदत होती है कि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जेंट्स से खिलाना नहीं आता, आदमियों से खिलाना नहीं आता, माँ ही बच्चे को अच्छा खिला सकती है और उसी के खिलाने से, उसी के हाथ के खिलाने से बच्चे का अच्छे से पेट भरता है और वह अफर तफर होता है यानी वह अच्छे से खा के तृप्त हो जाता है। सीधी सी भाषा में ये बोला जाता है। तो वही होता था कि हट करती थी यानी जिद करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर, कौर यानी टुकड़े, जिन्हें आप आज के समय में टुकड़ा भी बोला जाता है, आप बहुत से लोग निवाला भी बोलते हैं कि एक निवाला दे दो, बहुत से लोग गस्सा भी बोलते हैं। मतलब तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब इंग्लिश में जैसे पीस कहते हैं अपन, उसी तरह से तरह तरह से लोग मतलब अपनी भाषा के अनुसार इन चीज़ों को बोलते हैं। तो दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। देखिए जैसे ही क्या होता था, बाबूजी खिला के चुकते थे, बच्चा अच्छे से खा लेता था, तृप्त हो जाता था, पेट भी उसका भर जाता था, लेकिन माँ को कहाँ संतोष, वो तो आती और एकदम से बाबूजी को सुनाने लग जाती थी कि आप क्या जानो, 4 दाने बच्चे को छोटे छोटे से कौर खिलाएं चिड़िया कबूतर के ऐसे, और कह दिया कि मतलब बच्चे का पेट भर गया है। तो इस तरह से कहीं बच्चे का पेट भरता है क्या? अच्छे से मुँह भर भर के कौर खिलाओ, ये बड़े बड़े निवाले बच्चे को, इतने बड़े बड़े टुकड़े, जिससे अफर तफर अच्छे से खाएगा तो पेट भी उसका टन हो जाएगा। ये नहीं 4 कौर, दिखने में तो ये 8 लगेंगे लेकिन है तो छोटे छोटे से कौर, तो आपको ये लग रहा है कि मेरे बच्चे को आपने बहुत खिला दिया। इस तरह की वो जिद दोनों जने करने लग जाते थे। तो माँ ऐसे में ही बाबूजी को ये सारी बातें सुना करके और एक कहावत बोलती थी, एक लोकोक्ति बोलती थी, ये जिसे हम जुमला भी कहते हैं, वो कहती थी सुनाने में बाबूजी से, एक व्यंग रूप में सुनाने में, कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर का मतलब होता है स्थान, जगह। कहने का तात्पर्य है कि जब तक बच्चा बड़े बड़े कौर का मतलब ये नहीं कि साबुत पराठा मुंह में बच्चे के में ठूंस दिया, नहीं, साबुत पराठा नहीं, कि यानी जब पेट भर के, बड़े बड़े कौर का मतलब यानी खूब अफर तफर खाना, अच्छे से खाना, तृप्त होके खाना। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तो पाएगा दुनिया में ठौर। जब बच्चा पेट भर के अच्छे से तृप्त होकर खाएगा तभी इस दुनिया में, इस संसार में अपना स्थान, अपनी जगह बना पाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई भी हो, बच्चा हो या बड़ा हो, जब तक, अपन कहावत भी कही जाती है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो वही चीज़ है कि जब तक हम अच्छे से अपने पेट की तृप्ति नहीं करेंगे, हम अच्छे से अपना काम भी नहीं कर पाएंगे। जब अपना पेट तृप्त होगा तो चाहे पढ़ाई है, चाहे खेलना है, चाहे कुछ भी, चाहे हम परिश्रम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारा सब कुछ, सभी तरह का कार्य करने में अच्छे से मन प्रसन्न रहेगा। हम तल्लीनता से उस कार्य को करेंगे, अपना मन लगा के करेंगे, अपनी पूरी जोश के साथ में, शक्ति के साथ में, और वो सारी चीज़ें हमें हमारे खाने के द्वारा, हमारे अन्न के द्वारा ही हमें हमारी संतुष्ट
मतलब पेट के द्वारा ही हमें वो चीज़ें प्राप्त होंगी। तो वो कह रही कि दुनिया के अंदर अपना मुकाम बनाने के लिए, अपना स्थान बनाने के लिए, अपना ओहदा बनाने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए, संसार में अपना एक रुतबा दिखाने के लिए इंसान को हष्ट पुष्ट होना चाहिए। यदि वो हष्ट पुष्ट नहीं है, वो अपने शरीर का देखभाल नहीं कर रहा है, तो इंसान किसी ना किसी प्रकार से शारीरिक बीमारियों से भी ग्रस्त रहेगा और मानसिक बीमारियों से भी ग्रस्त रहेगा। और जब शारीरिक बीमारियां और मानसिक बीमारियां उस इंसान को घेर लेंगी तो निश्चित है कि वह अपने दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर, इन लोगों के अंदर, जो समाज के अंदर तरह तरह के लोग रह रहे हैं, वो अपना ओहदा, अपना स्थान हमें इस समाज के अंदर नहीं बनाने देंगे। क्योंकि आज के समाज के अंदर जो व्यक्ति निर्बल प्रतीत होता है, उसको हर तरीके से समाज के अंदर दबाया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, उसे उत्पीड़ित किया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसे हर तरीके से टॉर्चर किया जाता है। यदि इंसान समाज के अंदर अपना ओहदा बनाना चाहता है, अपना स्थान बनाना चाहता है, तो उसे इस तरह से अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, तभी वह संसार के अंदर अपना मुकाम बना पाएगा, अपना स्थान बना पाएगा और उन्नति के शिखर पर अपने आप को पहुंचा पाएगा। पंक्ति जिस तरह से मैंने स्पष्ट करी है, उस तरीके से इस पंक्ति से छुपा हुआ एक क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपको उसके अंदर ये क्वेश्चन के अंदर उसका आंसर इस रूप में, जिस रूप में मैंने रूपरेखा तैयार करी है, आपको उस तरीके से उसका आंसर फिर देना पड़ेगा। आगे देखिए। अब देखिए, मैं खिलाती हूँ मर्दुए, मर्दुए होते हैं यानी मर्द, आदमी, पुरुष, क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी, महतारी होती है माँ यानी माता, के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यानी कहने का मतलब है कि सब कुछ जो है, पुरुष जो है वो घर का काम और बच्चों का जो देखभाल वाला जो काम होता है, खिलाने पिलाने का काम होता है, वो मर्दुए लोग यानी मर्द लोग अच्छे से नहीं कर सकते हैं। वो काम महतारी यानी एक गृहिणी, घर की एक माँ, एक पत्नी ही बहुत अच्छे से कर सकती है। ये बात उन्होंने उनसे कही। आगे देखिए। यह कह वह थाली में दही भात यानी चावल, अभी ऊपर बताया, शांति यानी मिलाती, शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा जा बेटा, जल्दी खा लो, नहीं तो यह उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था उनको। यानी कहने का मतलब है कि जो लेखक की जो माँ थी, वो बच्चे को दही भात सान करके, उन्हें मिला करके, और मतलब ऐसे हाथ से अपन, जैसे क्लास में नहीं है वरना मैं आपको बताती कि अपने जैसे अपन चारों उंगलियों से अपने दाल चावल को साना मिलाया और ऐसे कोर बना के उसके अलग अलग टुकड़े बना बना के चारों तरफ रख दिए और कह दिया ये चिड़िया है, ये कबूतर है, ये तोता है, ये मैना है। तो बच्चा ये समझता कि ये सारे उड़ने वाले पक्षी हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये उड़ जाएं, तो वो उन पक्षियों को उड़ने का मौका ही नहीं देता, और जब तक वो उड़ने की सोचते तब तक वो लेखक उन्हें उड़ा जाते, अर्थात अपने पेट में डाल लेते थे। इस तरह से बहला बहला करके, तरह तरह के खेल खिला करके लेखक की माँ उन्हें खाना खिलाती थी। अगर क्वेश्चन आता है कि किस तरह से लेखक की माँ उनका मन बहलाती थी और मन बहला करके उन्हें किस तरह से उन्हें खाना खिलाने के लिए बच्चे को खाना खिलाती थी, तो इस तरह से आप बताएंगे कि वो उन्हें पक्षी की, मतलब पक्षी के रूप में, पक्षी की रूपरेखा कोरों को दे करके और फिर बच्चे का भरण पोषण करती थी, अर्थात उसे खुश करती थी, उसके पेट को तृप्त करती थी। इस तरह से आप लोग इसका पूरी रूपरेखा इसकी तैयार करेंगे। आगे देखिए। जब हम सब बनावटी चिड़ियाओं को चट कर जाते थे, चट कर जाना मुहावरा है, ये अंडरलाइन करिएगा अगर जिनके पास में बुक हो, नहीं हो तो बाद में कर लीजिएगा। चट कर जाना एक मुहावरा होता है।
चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ और खेलो, यानी तुम बहुत अच्छे बच्चे हो जाओ और बाहर जा कर के आराम से खेलो। तो वही होता, बस हम उठ कर के उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। पहले ऐसे काठ का घोड़ा, काठ का हाथी, इस तरह की चीज़ें चलती थी पहले के ज़माने में, तो बच्चों को उनसे खिलाते थे। बच्चे उनके ऊपर टूटते भी नहीं थे ऐसे खिलौने, और बच्चे बहुत अच्छे से उन्हें पकड़ पकड़ करके अच्छे से खेलते भी थे। तो इस तरह से बच्चों को खिलाया जाता था और उनका मनोरंजन किया जाता था। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक ने बताया है कि वह मतलब आराम, छोटा था बच्चा, लेखक बहुत छोटे थे, तो इस तरह से अपने कपड़े वपड़े उतार करके और वो बाहर बच्चों के साथ में खेलने के लिए निकल जाते थे। जब कभी मैया यानी माता हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर यानी अपने आप को छुड़ाने पर भी एक चुल्लू यानी अंजुली, जो अपनी हथेली होती है ना, उसमें अपन तेल भरते हैं ना, उसी चुल्लू बोला जाता है। चुल्लू कड़वा तेल यानी सरसों का तेल, कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। यानी कहने का मतलब है, जब बच्चा तेज़ तेज़ रोता है, और माँ की ये आदत होती है कि बच्चे को पकड़ना, उसकी क्या कहते हैं, अच्छे से बालों में तेल डालना, उसकी कंघी करना, उसे अच्छे से खूब मसल के नहलाना धुलाना, अच्छे कपड़े बनाना, कपड़े पहनाना उसको, तो ये सारे काम माँ करती है ना। तो बच्चा निश्चित है, छोटे बच्चे नहाने धोने में रोते ही हैं थोड़े से। तो जैसे ही वो रोते थे, क्योंकि माँ चोटी भी करती थी, छल्ले छल्ले बाल थे उनको, अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ाता था, तो वो एकदम से बाबूजी बिगड़ जाते थे, गुस्सा हो जाते थे अपनी पत्नी पर यानी लेखक की माँ पर, और वह उन्हें उनसे ले लेते थे पहले। लेकिन होता क्या था वो देखते हैं हम। पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर, यानी बोतने का मतलब होता है मतलब बिल्कुल खूब सारा तरबोतर करके, अपनी भाषा में अपन करते हैं तरबोतर करके, खूब चुल्लू भर भर के तेल डालती थी, खूब अच्छे से तेल की एक सिर पे मारो, छपाक हाथ पे तेल लग जाएगा। बहुत से बच्चे भी स्कूल में इस तरह से तेल डाल के आते हैं। तो वही चीज़ है कि अच्छे से तेल बोत करके हमें उबट कर ही छोड़ती थी। उबट कर का मतलब उपटन करके, अच्छे से उपटन पता होगा आपको कि जो मतलब छोटे बच्चे होते हैं उनके उपटन भी किया जाता है, पर यहाँ ये कहा है कि अपन लोई जिसे बोलते हैं कि बच्चे को साफ़ सफाई करना, उसकी मतलब जैसे बेसन वगैरह है उससे उसका उपटन कर देना, तो इस तरह से उसे मतलब सुंदर बनाना है बच्चे को, तो वो सारा कार्य करके ही छोड़ती थी वो। फिर हमारी नाभि यानी नेवल, फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगा करके कि जिससे बच्चे को नज़र ना लगे। लिलार यानी माथे पर टीका, आप सभी को पता है ये बात, सब बच्चे जानते हैं कि नज़र के लिए छोटे बच्चों के टीका लगाया जाता है। बहुत से पेरेंट्स तो लिलार पे लगाते हैं, माथे पर लगाते हैं, और बहुत से पेरेंट्स जो होते हैं वो नाभि में लगाते हैं। तो इस तरह से नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर, पहले के ज़माने में लाल या काले रंग के रिबन होते थे, तो उन्हें चोटी में बांध करके और ऊपर फूल बांधा जाता था, चारों मतलब चौखाना फूल। तो इस तरह से बच्चे के बाल अच्छे से बंधे रहते थे। फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। रंगीन कुर्ता टोपी उसे खूब बच्चे के अच्छे लगते थे, उन्हें पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर
आते थे। जब बच्चा अच्छे से तेल लगवा लेता, माँ उसकी चोटी गुथ देती, फूलदार लट्टू बांध देती, उसके लिलार पर, उसकी नाभि में काजल का टीका लगा देती और ये सारा काम करने के बाद में उसे रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। तो बच्चा इतना सुंदर लगता था कि ऐसा लगता था कि मानो बच्चा अच्छा खासा मानो कन्हैया बना करके माँ ने बच्चे को रख दिया हो। लेकिन बच्चा रोता रहता था और बाबूजी उस रोते सिसकते हुए बच्चे को अपनी गोद में लेकर के बाहर चले जाते थे। आगे देखिए। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला मुहावरा है दूसरा। कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नियुक्त अध्याय के अंदर क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनेंगे, वो बाद में बताऊंगी। मैं अभी सिर्फ यूँ ही बता रही हूँ कि जो मुहावरे बद्ध पंक्तियाँ दे रखी हैं उनका वर्णन कीजिए। तो आपको ये मुहावरे निकाल करके सारे लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों ने पेपर भी देखा होगा, 10th का नहीं देखा तो जो भी बच्चे जानकार हों उनसे लेकर रखिएगा। पेपर बहुत हार्ड आया, लैंग्वेज उसकी बहुत हार्ड आई है, इस वजह से एक एक पंक्ति बहुत बारीकी से सुनिएगा, क्योंकि सुनने में हमको बहुत इजी लगता है और जब क्वेश्चंस बनते हैं तो हमारा दिमाग चक्कर खा जाता है कि इनका आंसर फिर हम किस तरीके से दें। तो इस वजह से सारी चीज़ें बहुत ही हल्के में मत लीजिएगा, सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी वजह से मैं एक एक शब्द को अच्छे से आपको समझा रही हूँ जो भी इसमें दे रखा है। आगे देखिए कि बाट जोहने वाला, मैंने मुहावरा बताया। बालकों का एक झुंड मिल जाता था, हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना यानी रोना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों यानी मित्रों के साथ हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे का मतलब खेल करने लग जाते थे। बच्चों की ये आदत होती है, छोटे बच्चों की, कि वो रोते तब तक ही हैं जब तक कि उन्हें अपने बराबर के बच्चे नहीं दिखते हैं। जैसे ही उन्हें अपने बराबर के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नज़र आते हैं, बच्चों का झुंड नज़र आता है, वैसे ही वह अपने साथियों को देख करके रोना धोना भूल जाते हैं और अपने घर से निकल करके या किसी की गोद में हो तो गोद में से उतर करके अपने हमजोलियों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, मित्रों की टोलियों के साथ में, उस दल के साथ में वह तमाशे करने लग जाते हैं, अर्थात नए नए खेलों को खेलने लग जाते हैं। तरह तरह के हमजोलियों के साथ में तमाशे रचने लग जाते हैं। अब बच्चों ने यहाँ पर किस किस तरह के खेल खेले हैं, कौन कौन से तमाशे रचे हैं, वो सारे खेल भी हमें यहाँ पर लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आपके बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें भी खेलों का वर्णन किया गया है और आपके जो इंटरनल क्वेश्चंस बनेंगे उनमें भी हमसे खेल पूछे जाते हैं। इस वजह से आपको सारे खेल ध्यान से सुनने पड़ेंगे। आज के लिए काफ़ी है, मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ आज आपको। बहुत सारे बच्चे बार बार में ये पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि मैम कॉपियाँ कितनी बनानी है और क्वेश्चन जो आपने पहले नेताजी के जो क्वेश्चंस दिए हैं वो कहाँ करने हैं। तो जो मैंने नेताजी के क्वेश्चंस दिए हैं अपने हाथ से पेन से लिख करके, वो तो हमें एक मोटा रजिस्टर बनाना है, उस रजिस्टर में करने हैं। वैसे क्वेश्चंस मैं क्लास में बहुत क्वेश्चंस करवाऊँगी, तो इस वजह से वो क्वेश्चंस का रजिस्टर आप अलग बना के रख दीजिए। और जो मैं बुक का पेज भेज रही हूँ जिसमें बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, आपके एक्सटर्नल क्वेश्चन आंसर जो हैं बुक के, वो आप अपनी होमवर्क की फेयर कॉपी बनाइए। एक कॉपी उसमें आदि गद्य की और आदि पद्य की होगी और दूसरी कॉपी में आदि व्याकरण और आदि आपकी कृतिका की होगी। तो जो दूसरी कॉपी बनाओ उसमें कृतिका के क्वेश्चन दूंगी मैं आपको, वो कृतिका के क्वेश्चन करना उसमें, और आदि में ग्रामर रहेगी। और जो सूरदास के और जो मैं नेताजी के चश्मा के जो क्वेश्चन आंसर दूंगी बुक वाले, वो आप गद्य और पद्य की जो फेयर कॉपी बनाई है आपने एक, उस कॉपी में करिएगा। ठीक है, बुक वाले क्वेश्चन उस कॉपी में करने हैं और रजिस्टर में क्वेश्चन कौन से करने हैं जो मैं हाथ से लिख के दे रही हूँ, वो क्वेश्चन मेरे खुद के बनाए हुए हैं तो वो आपको रजिस्टर में करने होंगे। वो क्वेश्चन मैं आप सब क्लास में करवाऊंगी, इस वजह से वैसे क्वेश्चन मैं नहीं दे रही हूँ, सिर्फ बुक वाले क्वेश्चन ही दूंगी मैं इस समय।